प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 10वीं में जो सामाजिक विज्ञान विषय की जो पुस्तक है उसमें आर्थिक विकास, उपभोक्ता की जागरूकता, आर्थिक प्रणाली और वैश्वीकरण के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नामक जो पुस्तक है उसकी पहली इकाई परिचय नामक जो इकाई है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं और इसके पश्चात हम देखेंगे सांख्यिकी का अर्थ और सांख्यिकी के कार्य या महत्व। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरी कक्षा में। अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र, जैसे कि हम जानते हैं, अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन करना। यानी यहाँ पर कहेंगे हम अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र को, जैसा कि आप भी जानते हैं, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अन्य शब्दों में मैं कहता हूँ कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये तो अर्थशास्त्र का अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। संक्षिप्त में हम उसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ ही वह पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया, और इसी कारण अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। तो विद्यार्थियों, अब आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो कई बार परीक्षाओं में आती हुई है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बाद आती हैं अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं। वैसे तो अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं, पर यहाँ पर हम संक्षिप्त में 2-3 परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेबी से के अनुसार। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबी से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इसी प्रकार बाकर ने भी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। एक अर्थशास्त्री और हैं जिन्हें कि आधुनिक अर्थशास्त्र का एक प्रवर्तक कहा जाता है, मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। उनके अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय के संदर्भ में मानव जाति का अध्ययन है। पुनः दोहराता हूं, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय के संदर्भ में मानव जाति का अध्ययन है। ये कुछ परिभाषाएं हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, यानी कि अर्थशास्त्र में हम किन किन बातों का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का जो प्रत्यक्ष संबंध है वह आर्थिक क्रियाओं से है। अब एक नया शब्द आया, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो जो कार्य धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जो क्रियाएं या जो कार्य धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इसी प्रकार से अनार्थिक क्रियाएं, वे कार्य जिनका उद्देश्य धन कमाना या धन की प्राप्ति नहीं होता है वह अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। अब इनमें थोड़ा अंतर देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक, इनके कार्य को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया गया, क्योंकि यह जब ये लोग कार्य करते हैं तो इन्हें धन की प्राप्ति होती है। इनका उद्देश्य धन को कमाना होता है, पैसा प्राप्त करना होता है, वेतन प्राप्त करना होता है, इसलिए इनकी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाओं में जैसे माताजी के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना,
एवं घर में खाना बनाना। अब घर में जो खाना बनाना है वह एक अनार्थिक क्रिया है, लेकिन वही महिला यदि किसी दूसरे के घर में जाकर के खाना बनाती है और उसे वेतन मिलता है तो वह एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का सीधा सीधा संबंध किससे है? आर्थिक क्रियाओं से होता है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के विभाग या उसकी विषय वस्तु। तो सबसे पहले उपभोग। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सबसे पहले हम देखते हैं उपभोग। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। पुनः दोहरा लेता हूं कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की जो उपयोगिता है उसको नष्ट करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद उसकी उपयोगिता कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है, तो यह रोटी का उपभोग कहलाएगा। जब हम वस्तुओं को अपने या अन्य किसी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार को देने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। तो किसी वस्तु का उपयोग करना या उसकी उपयोगिता को नष्ट कर देना ही क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। तो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अगला विभाग है अर्थशास्त्र का उत्पादन। वैसे तो हम जानते हैं कि मनुष्य ना तो किसी पदार्थ को बना सकता है ना उसे नष्ट कर सकता है, बस क्या कर सकता है? मनुष्य उसकी उपयोगिता सृजित करता है, यानी उसे और उपयोगी बना देता है। तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उत्पादकों द्वारा बाजार के लिए वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादकों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए वस्तु निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे दर्जी कपड़े से क्या बना? शर्ट बना लेता है, कमीज बना लेता है, तो वह कपड़े का रूप परिवर्तन करके उसे और अधिक उपयोगी बना देता है। अर्थशास्त्र की अगली विषय वस्तु है वितरण। राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरित करने को ही वितरण कहते हैं। उत्पादन के जो साधन हम जानते हैं, भूमि है, श्रम, साहस, संगठन, पूंजी, ये उत्पादन के साधन हैं। इन साधनों को इनका पारिश्रमिक देना, जैसे भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, साहसी को लाभ और संगठन को वेतन दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों में वितरित करना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। अगला विभाग है विनिमय। कम उपयोगी वस्तु के बदले में, विनिमय क्या होता है? कम उपयोगी वस्तु के बदले में अधिक उपयोगी वस्तु की अदला बदली को ही विनिमय कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में कभी कभी सब्जी बेचने वाले आते हैं, तो हम अपने पास गेहूं होता है तो हम गेहूं के बदले में सब्जी ले लेते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले में किसी दूसरी एक वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु ले ली तो वह कहलाएगा वस्तु विनिमय, यानी अदला बदली। वैसे तो आजकल मौद्रिक विनिमय ज्यादा होता है, यानी हम कोई वस्तु जब लेते हैं तो मुद्रा के रूप में संबंधित व्यक्ति को, जो विक्रेता है, उसको भुगतान करते हैं, तो ये मौद्रिक विनिमय होता है। अर्थशास्त्र की अगली विषय वस्तु जो है वह राजस्व है। कि हम देखते हैं राजस्व में क्या अध्ययन करते हैं। राजस्व के अंतर्गत राज्य की आय, एक देश की या प्रदेश की आय, व्यय और उसके समायोजन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम बजट है, करारोपण है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण आदि बातों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के मुख्यतः 5 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? उपभोग है, उत्पादन है, वितरण, विनिमय और राजस्व। तो इस प्रकार से हमने अर्थशास्त्र का अर्थ देखा, अर्थशास्त्र के जनक देखे, उसकी परिभाषा और उसके प्रमुख विभाग देखे। आइए अब आपकी पुस्तक में जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले यहां दिया हुआ है अर्थशास्त्र क्यों। पहला बिंदु है आपका अर्थशास्त्र क्यों। तो एल्फ्रेड मार्शल
जिन्हें कि आधुनिक अर्थशास्त्र का एक प्रवर्तक कहा जाता है, जिनकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वह अर्थशास्त्र है। आइए समझें इसका क्या तात्पर्य है। आगे दिया है कि उपभोक्ता के बारे में बताया कि जब आप वस्तुएं खरीदते हैं ताकि वह आपके अपने लिए या किसी मित्र के लिए या दोस्त के लिए या रिश्तेदार के लिए हम जो वस्तु खरीदते हैं उपयोगिता प्राप्ति के लिए, आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए, तब हम उपभोक्ता कहलाते हैं। आप भी उपभोक्ता रहते हैं, मैं भी उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तब हम उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अलावा जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, आप बेचें या कोई दूसरा व्यक्ति जब बेचता है तो वह दुकानदार भी हो सकता है, तो आप क्या कहलाएंगे? विक्रेता कहलाएंगे। हम अर्थशास्त्र में उन्हें विक्रेता, आगे की जो कक्षा रहेगी, आगे की जो अध्याय रहेंगे, उन सब में आपको इन शब्दों के अर्थ नहीं बताए जाएंगे। इस कारण से मैं आज आपको थोड़ा यहाँ विस्तार से बता दे रहा हूं। जब आप वस्तुओं को उत्पादन करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? तब आप एक उत्पादक कहलाएंगे। आप किसान भी एक उत्पादक है, कोई डॉक्टर है, टैक्सी चालक है, ये सब भी क्या हैं? उत्पादक हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। आगे दिया है कि जब आप नौकरी करते हैं अर्थात दूसरों के लिए काम करते हैं तो उस काम को करने के बाद आपको क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, तब आप कर्मचारी कहलाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कर्मचारी किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो आप आसानी से इनको लिख के आ सकते हैं। जब आप भुगतान लेकर के अन्य व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं तब आप क्या कहलाते हैं? तब आप एक नियोक्ता कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से नियोजित कहे जाएंगे, यानी नियोजित से तात्पर्य यहाँ पे संलग्न कहे जाएंगे। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको, कि जो धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कि सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहा जाता है, और यह जो स्टैटिक्स शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के विद्वान गाटफ्राइड आकेनवाल ने 1749 में पहली बार किया था। इसीलिए उनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है या सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिणामात्मक तथ्य और उनका निष्कर्ष निकाला जाना। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण और उनका विश्लेषण करने से है। ये आंकड़े भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। यहाँ हमारा संबंध अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आंकड़ों से है। अर्थशास्त्र के अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है आपकी पुस्तक में कि अर्थशास्त्र में यह कथन कि भारत में चावल का उत्पादन सन 1974-75 में 39.58 लाख मिलियन टन था, जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर के 106.5 मिलियन टन हो गया। यह कैसे आंकड़े हैं? मात्रात्मक आंकड़े हैं, यानी इन आंकड़ों में मात्रा का पता चलता है। मात्रात्मक आंकड़ों के साथ साथ ही अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार की सूचना की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष को ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या की जाती है जिन्हें मात्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता, मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यह दिया है, लिंग को ले लें। इसके द्वारा किसी व्यक्ति में पुरुष, स्त्री अथवा लड़का लड़की के रूप में भेद किया जाता है। प्रायः किसी व्यक्ति के किसी गुण की कोटियों के बारे में सूचना देना संभव और उपयोगी होता है, जैसे अच्छा, बुरा, अस्वस्थ, स्वस्थ, अधिक स्वस्थ, अकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल आदि। इस प्रकार की गुणात्मक सूचना या सांख्यिकी का अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रायः प्रयोग किया जाता है। इन्हें मात्रात्मक सूचनाओं की भांति ही
संकलित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, चाहे एक व्यक्ति के लिए हो या फिर ये आंकड़े समूह के लिए हो। बस फर्क ये है कि मात्रात्मक जो आंकड़े रहते हैं उनको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो गुणात्मक आंकड़े होते हैं इन्हें संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें हम केवल श्रेणियों में बता सकते हैं कि कोई कुशल है, कम कुशल है, ज़्यादा कुशल है, कोई उपयोगी है, अनुपयोगी, ऐसा हम बता सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सांख्यिकी के महत्व या सांख्यिकी के कार्य। सबसे पहला इसका कार्य है सांख्यिकी का नीति निर्धारण में सहायक। सांख्यिकी नीति के निर्धारण में, नीतियां बनाने में सहायता करती है। किस प्रकार से? सांख्यिकी ऐसा साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है, किसी आर्थिक समस्या को समझने में सहायता करता है। इसकी विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है तो जब हम उसके जो समस्या के कारण हैं उन कारणों का पता चल जाता है तो उससे निपटने के लिए या उसके निदान के लिए निश्चित नीतियों का निर्माण करना सरल हो जाता है। तो सांख्यिकी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नीति निर्धारण में सहायक या नीतियों के निर्माण में सहायता करना। अगला कार्य है सांख्यिकी तथ्यों को संख्या में प्रकट करती है। कोई भी तथ्य है, जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। जो हमने अभी देखा था पिछले वीडियो में देखा था आर्थिक तथ्य या आर्थिक कारण। तो जब हम आर्थिक तत्वों को सांख्यिकी के रूप में व्यक्त करते हैं तो यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट कथनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसे आपके यहाँ पुस्तक में दिया हो उदाहरण के लिए, जैसे यह कहना कि कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप में लगभग यहाँ लगभग नहीं संख्या दी है कि कश्मीर में आए हुए जो भूकंप आया उसमें 310 लोगों की मौत हो गई, कहीं अधिक तथ्यात्मक है। अतः यह सांख्यिकी आंकड़ा है। जबकि यह कहना कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई तो यह सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। सांख्यिकी आंकड़ा कब माना जाएगा? जब उसमें कोई संख्यात्मक माप दी हो, संख्यात्मक आंकड़े दिए हो। तो हमने अभी सांख्यिकी के महत्व को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला देखा कि नीति निर्धारण में सहायक और दूसरा सांख्यिकी तथ्यों को संख्या में प्रकट करती है। तीसरा है सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। यदि किसी आंकड़े में लोगों की संख्या बहुत अधिक है, कोई जानकारी है, कोई आंकड़े हैं, तो वहां संख्या लोगों की बहुत अधिक है, तो आपने उनके लिए उनको याद करने के लिए बहुत असंभव रहेगा। क्यों? कि उनकी यदि हम आय याद करें या उनकी आयु को याद रखना है तो वह असंभव रहेगा। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति की सांख्यिकी रूप में संक्षिप्त अंकों जैसे हम औसत आय को याद रखना आसान रहता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी क्या करती है? जटिलता को सरल बनाती है। इसके बाद आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात किया जाता है। सांख्यिकी का अगला कार्य या अगला महत्व है आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करना। तो सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्र की रुचि, जो अर्थशास्त्री है उसकी रुचि यह जानने की हो सकती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर उस वस्तु की अपनी ही कीमत में परिवर्तन होने से उसकी पूर्ति कैसे प्रभावित होती है। जब लोगों की औसत आय बढ़ती है तो उनके उपभोग व्यय में कितनी वृद्धि होती है। ये सब बातें कैसे पता चलती हैं? हमें सांख्यिकी के माध्यम से जानकारी मिलती है। यहाँ आगे और दिया है कि जब सरकारी व्यय बढ़ जाता है तो सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो। तो इसके बाद में हम इन महत्व या सांख्यिकी कार्यों को एक बार और दोहरा लेते हैं
कि सांख्यिकी का जो कार्य है वह नीति निर्धारण में सहायक है, सांख्यिकी तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है, सांख्यिकी से आर्थिक कारकों के बीच संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमने आज अपनी पहली अध्याय को पूरा कर लिया है। इसकी मुख्य मुख्य बातों को यहाँ पर ले लिया है। पुनरावृत्ति में कुछ बातें दी हैं, हम इनको एक बार दोहरा लेते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। हम सभी जानते हैं हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित हैं, परंतु इनको पूरा करने वाली जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन सीमित भी हैं और दुर्लभ हैं। ये दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं की जड़ है। आर्थिक समस्याओं की जड़ क्या है? दुर्लभता। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। हमने यह भी पढ़ा था कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। हम किसी संसाधन को एक जगह पे ना लगाकर किसी दूसरे उत्पादन में भी लगा सकते हैं। तीसरा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय उपभोग कहलाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का जो क्रय करना है वो क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाता है। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण करना उत्पादन कहलाता है। राष्ट्रीय आय के मजदूरी, लाभ, किराए, ब्याज में विभाजन को वितरण कहते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का प्रयोग करते हुए आर्थिक संबंधों का पता लगाया जाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत क्या होता है? जो आंकड़े रहते हैं उनका प्रयोग करते हुए आर्थिक संबंधों का पता लगाया जाता है और उनकी सत्यता की जांच भी की जाती है। सांख्यिकी साधनों का प्रयोग भावी प्रवृत्तियों यानी भविष्य में होने वाली प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान हेतु भी किया जाता है। सांख्यिकी विधियां आर्थिक समस्याओं को विश्लेषण करने और उन्हें हल करने के लिए नीतियों के निर्माण में भी सहायक होती है। अभ्यास में कुछ प्रश्नों को यहाँ पे मैं आपको हल करा देता हूं। सबसे पहला प्रश्न दिया है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया हुआ है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है। बिल्कुल सही है। इसके पश्चात अगला कथन है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। यह कथन असत्य है। तीसरा है, आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। यह कथन पूर्णतः सही है। आंकड़ों के बिना अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का कोई उपयोग नहीं है। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है कि बस स्टैंड या बाजार में होने वाली क्रियाकलापों की सूची बनाइए। इनमें से कितने आर्थिक क्रियाकलाप हैं? तो आप बस स्टैंड या बाजार में जो आपको क्रियाकलाप दिख रहे हैं उनमें से सूची बना सकते हैं। जो जो काम है उनमें से आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं। जैसे उपभोग है, आपको कहीं समोसे कचौरी की दुकान पर या कोई वस्तु खरीद रहा है तो वहां पर वह उपयोग भी कर रहा है। समोसे खा रहा है, कचौरी खा रहा है या कोई दूसरी सामग्री चाय का उपभोग कर रहा है तो ये उपभोग भी है। उत्पादन भी है, कहीं कचौरी जलेबी समोसे बन रहे हैं तो ये उत्पादन है। वितरण है और विनिमय, ये लेन देन हम देखते रहते हैं। इस प्रकार से हम बाजार में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनकी सूची बना सकते हैं और उनमें से आर्थिक क्रियाकलापों को बता सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको आगे जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनको पूरा कराऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।